ओके, रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे अपन लोग, कोई बात नहीं. सो वी से दैट the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmosphere pressure, the boiling starts. Okay, so ये क्लोज कंटेनर लिया मैंने, ठीक है. इसमें एक बीकर 1 लिया है, जिसमें मेरे पास इस बीकर में जो है ना, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है. ओके, और ये दूसरा बीकर लिया है जिसमें मेरे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड है. ओके, so can someone tell me what will happen? ये क्लोज बीकर है ना, इस और इसके अंदर दो अपन ने, या क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर अपन दो बीकर रख लिए हैं. एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट है और दूसरे बीकर में सॉल्वेंट के अंदर अपन ने सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व कर रखा है. कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन? एनीवन? मुस्तफा, can someone tell you what will happen? समीना, am I connected or not? तुम लोग सुनाई दे रहा है? आइडिया नहीं है. यशा, can you guess what will happen? सर किसके रिस्पेक्ट में, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोले नहीं कि मेल्ट हो रहा है कि बॉईल हो रहा है. मैंने तो खाली दो लिक्विड लिए और बीकर में रख लिया कंटेनर के अंदर. तो सर फर्स्ट सॉल्वेंट प्योर वाले में तो जो है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी. हाँ, और इसमें कम होगी. हाँ, तो उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या क्या प्रोसेस क्या होगा? सर फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा जल्दी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा. इधर जल्दी? वेपर प्रेशर जल्दी. और सेकेंड वाले को टाइम लगेगा. टाइम लगेगा. ओके, और कोई? मिकदाद, कुछ आंसर है तेरे पास? कोई कुछ बोलना चाहता है? देवांश, फरदीन, विदित, मुदित, सकीना, मिसबा, किसी को कुछ कमेंट करने को है? क्या हो सकता है यहाँ पे? सर फर्स्ट वाला बॉईल हो जाएगा. बॉईल हो जाएगा यार, सेकंड वाले से पहले. मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी हूँ क्या? मैंने तो टेम्परेचर तो मेंशन ही नहीं किया है. फरदीन, देवांश, ओके. सो इधर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर P नॉट, है ना, और इधर प्रेशर होगा x टाइम P नॉट. तो यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो ये वेपर्स यहाँ से यहाँ की तरफ मूव होगी, है ना.
वेपर से मूव होगी ना, वेपर से ऐसा थोड़ी कि वेपर का क्या मूवमेंट होता है, एयर का मूवमेंट क्या होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे ही यहाँ से वेपर यहाँ पे मूव होगी, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सो इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। सपोज कर लो अगर कंटेनर क्लोज्ड होता और खाली एक ही बीकर होता, तो एक बार यहाँ पे प्रेशर पी नॉट बन गया एंड देन दिस विल बिकम इनटू इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे प्रेशर पी नॉट बन गया, यहाँ पे प्रेशर एक्स पी नॉट बन गया, बट अगर ये बीच में कोई पार्टीशन वॉल नहीं है सपोज, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, व्हाट विल हैपन, द वेपर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, बट व्हेन द वेपर मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, सो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा इवेपोरेशन होगा टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम प्रेशर, और जब वेपर्स यहाँ पे मूव हो गई तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, so what will happen is vapors will start condensing here to maintain the equilibrium pressure. Okay, so in the process of trying to maintain the equilibrium, the vapors will start evaporating from here and will start moving here. तो एंड में क्या होगा, एंड में ये होगा कि जिस बीकर में प्योर लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट, तो खाली हो जाएगा और सारा का सारा सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड जो है ना उस बीकर में ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे सॉल्यूट डिसॉल्व था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एप्लीकेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अगर तुम इसको समझ जाते हो तो आगे जब क्लास में मैं कभी डिटेल में मेल्टिंग और बॉइलिंग समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को उसके लिए अच्छा खासा वो राइटिंग चाहिए, बोर्ड चाहिए, वो सब चाहिए, you will be able to appreciate कि melting क्यों होता है, boiling क्यों होता है. It's nothing peculiar to 0 degree Celsius or 100 degree Celsius. It's basically entirely related to the vapor pressure. Okay? ये समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें कुछ? When you write anything in the chat, it's not necessary कि जब तुम लिखोगे मैं उस chat को देख लूंगा. Okay? So if you don't understand anything, just speak out at that moment of time. बाकी मेरे को पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया. Okay? Okay. So now we again come back to our this previous slide जहाँ पे हमने छोड़ा था last class में, positive deviation and negative deviation. Just quickly revise it. जो positive deviation है उसमें delta V of the mixture is greater than 0 and delta H of the mixture is greater than 0. और मैंने clearly उस class में बता दिया था कि delta V 0 क्यों है, क्योंकि solute will expand, solvent will expand, and the force of intermolecular attraction between the solid and the solvent is weaker. So net delta H will be greater than 0. That is, we have to supply heat from the outside, and escaping tendency of A and B is greater in solution as compared to in the pure state. So the actual pressure will be greater than what we expect from the Raoult's law. In the negative deviation, what will happen is delta V of the mixture is less than 0 and delta H of the mixture is less than 0. That is, the solution will contract, and basically it will be an exothermic process. It will liberate heat because the force of attraction with the solute and the solvent is stronger. Okay, and as a result, the escaping tendency of A and B is less in the solution as compared to the pure solvent. So the actual pressure we observe will be less than the pressure we expect from the Raoult's law. And this is what we have seen here. On the left hand side we have pure A, and on the right hand side we have pure B, and in the pure liquid A, as we start adding B, the mole fraction of B starts increases, so the pressure of A will decrease and the pressure of B will start increasing, and the sum of the pressure of A and the pressure of B, that is the partial pressure of A and partial pressure of B, will give us the total solution of the vapor. This straight line
this straight line is the expected pressure of the solution based on the Raoult's law. But because in the liquid B has a higher escaping tendency and A also has a higher escaping tendency, so the net pressure of the liquid will always be greater than the expected pressure from the Raoult's law. In the negative deviation, what happens is when we add B into A, the escaping tendency of A has decreased, the escaping tendency of B has decreased. As a result, the partial pressure of the B is less than what was expected from the Raoult's law. The partial pressure of A is less than what was expected from the Raoult's law, and the net pressure or the total pressure of the solution is less than what was expected from the Raoult's law. Raoult's law, we expected this as the total pressure and this is the actual pressure. Okay, so this is the positive deviation and this is the negative deviation. Is this clear to everyone? Okay, so I'll skip those two problems which are from the sheet and we can solve the problems later on अगर जरूरत पड़ेगी तो, अगर इस क्लास में नहीं तो क्लास में तो रेगुलर क्लास में तो हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सारी एक बार शीट की. Colligative properties. Colligative properties are those special properties when we add a solute to the solvent. These are the special properties which depends only upon the number of solute particles in the dilute solution. Only on the number of solute particles. It does not depend upon the identity of the particles. Okay. So yeah, that is an ideal behavior. Obviously there will be deviation from this, but जब deviation होगा तो फिर उसके भी formula होते हैं, but which only depends upon the number of solute particles. मतलब चाहे तुम शक्कर ऐड करो या कोई और दूसरा solute ऐड करो जो dissolve हो जाता है, then whatever is the total number of solute particles, अगर तुम शक्कर ऐड करो या नमक ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता. I am not saying that sugar molecule is 1 and NaCl is 1. I am saying the number of solute particles. तो अगर salt को ऐड करते हो NaCl को, तो NaCl को ऐड करके NaCl डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, तो नंबर ऑफ solute particles 2 हो जाएंगे, एक नहीं बचेगा. That's all. शुगर अगर डिसॉल्व करते हैं तो एक शुगर का मॉलिक्यूल एक ही शुगर का मॉलिक्यूल रहेगा. So we are only counting how many number of solute particles are present in the solvent. And the number of solute particles may vary अगर molecules अंदर जाके dissociate हो रहे हैं associate हो रहे हैं, वो later part है, and it does not depend upon the identity of the particles. Okay, so and what is the use of the colligative properties? Are very useful for characterizing the nature of the solute. कुछ तो nature of the solute के बारे में पता चलता है, and it helps us in determining the molar masses of the substance. Basically इसका ये सबसे important use होता है कि if you have an unknown chemical compound जिसका molar mass नहीं मालूम होता है, तो this is one of the way of finding out the molar mass of the substance. So there are 4 colligative properties which are going to study: relative lowering of the vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Actually चारों एक जैसे ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि चारों फॉर्मूला ड्रिवन है. फॉर्मूला याद है, अप्लाई करो, सवाल सॉल्व हो जाएंगे. अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है, डेरिवेशन अच्छे से याद है, तो these are very easy questions to be solved in the exam. Relative lowering of vapor pressure, ये मैं तुम्हारे को ऑलरेडी करवा चुका हूँ ना. लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का प्रेशर P1 नॉट है और सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो भी उसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का मल्टीप्लाइड बाय P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर. तो बेसिकली ये तो मालूम है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कुछ भी ऐड किया, उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. तो कितना रिड्यूस हो गया?
P1 naught minus P1 is the reduction. But what is the relative lowering? किसी भी प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है P1 नॉट या P नॉट. अगर मैं P1 क्यों लिखूं, खाली मैं प्योर सॉल्वेंट ही लूंगा तो P नॉट. और अगर उसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो x time P naught will be the new vapor pressure of the solvent. सोल्यूट तो कोई वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रहा क्योंकि अपन ने सोल्यूट को नॉन वोलेटाइल लिया है. देन व्हाट इज द लोअरिंग? लोअरिंग विल बी P naught माइनस x टाइम P naught. ये x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द solvent. What is relative lowering? Relative lowering is P naught minus x P naught upon P naught. This is my relative lowering, which is 1 minus x which is x of the solute. Clear? So what we see is that relative lowering of the vapor pressure only depends upon the mole fraction of the solute. जितना ज्यादा अपन ने solute को ऐड किया उतना vapor pressure तो कम होता जा रहा है, but in fact the relative lowering is exactly equal to the mole fraction of the solute. यानी कि कितने पार्टिकल मोल्स solute के प्रेजेंट है in the solution, the fraction of mole particles of the solute, that is that will be, I can say that N2 upon N1 plus N2. N2 is the number of moles of the solute and N1 is the number of moles of the solvent. Lowering of the vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles and it is independent of their identity. वो तो मैंने पहले ही बताया था. सब colligative properties की यही क्या बोलते हैं definition है कि it only depends upon the number of the solute particles and not on their identity. So P1 is equal to x1 P1 naught, where x1 is the mole fraction of solvent. Then we know what is the pressure of P1. Then delta P1 is P1 naught minus P1, which is P1 naught minus P1 naught x1, जो मैंने अभी करवाया. Delta P1 naught upon P1 naught is equal to P1 naught minus P1 upon, which is equal to x2, which is the mole fraction of the solute. Okay. Now again, most of the time we'll only deal with the dilute solutions. क्योंकि concentrated solution में तो कुछ deviation आ जाता है. So if we are talking about the dilute solutions का क्या मतलब होता है? जब अपन ने number of solute particle जो ऐड की है solvent में वो बहुत कम है. Clear? Dilute solution का क्या मतलब होता है कि जो number of solute particles अपन ऐड किए हैं वो बहुत कम है. So for dilute solutions N2 is much less than N1. तो हमारे पास क्या रिजल्ट था? Delta P upon P is x2, which is N2 upon N1 plus N2. Now I am saying that N2 is much less than N1. So here I can ignore N2 with respect to N1, which is equal to N2 upon N1. N2 is the number of moles of solute and N1 is the number of moles of solvent. Number of moles कैसे निकालते हैं? Mass divided by molar mass. तो N2 हो जाएगा W2 upon M2 और N1 हो जाएगा W1 upon M1. Remember this W and M has to be taken in SI unit, है ना? तो weight जो होगा वो किलोग्राम में होगा
और मोलार मास भी किलोग्राम में होगा। बट यू सी हियर कि सारे किलोग्राम जो है वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम को तो आएगा। तो अगर इस सवाल में तुम लोग ग्राम में भी यूज कर लेते हो वेट को और मोलार मास को तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑलवेज हैव इन योर माइंड कि ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम में ग्राम नहीं है। यू डोंट हैव टू वर्क इन ग्राम, यू हैव टू ऑलवेज वर्क इन किलोग्राम। अगर मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन है it is 32 into 10⁻³ किलोग्राम in your question, not 32 ग्राम। ये ध्यान रख लो, अगर तुम गलती करोगे 10⁻³ की तो आंसर गलत आएगा ना। इट्स अप टू योर इंटेलिजेंसी कि तुम कितना जल्दी आइडेंटिफाई कर दो कि रेशियो है और कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन वर्क विद द ग्राम। बट फॉर्मूला डिराइव करने में और वहां पे तो तुम्हारे को 100% ध्यान रखना है कि मोलार मास एंड वेट आर ऑलवेज टेकन इन किलोग्राम। व्हेन आई राइट दिस फॉर्मूला I mean the molar mass is in kilogram and the weight is also in kilogram. Okay, then substituting the value of mass, I will always take it in kilogram, not in gram. अब शॉर्टकट में तुम लोग कैसे यूज करते हो उसको, कैसे 10⁻³ को एडजस्ट करते हो, तुम्हारे को पता चला यहाँ पे तो इजीली कैंसिल हो जाएगा। सो तुम लोग उसको थोड़ा स्पीड से कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो, बट ये सिली मिस्टेक एग्जाम में मत करना, बहुत भारी पड़ेगी तुम्हारे को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कशिश है क्या? Yes, sir. शुभम, Yes, sir. मिसबा, Yes, sir. समझ में आ रहा है? तुमने अपनी बुकलेट पढ़ ली पूरी? Yes, sir. Okay, so the next property is basically elevation in boiling point. Okay, I'll only give the formula for this and I will end the class for today. Depression in the freezing point and osmotic pressure also depends upon the same formula. एक जैसा formula आता है, कुछ भी अलग नहीं आता है। Delta TB is directly proportional to M. M is here M क्या है? By looking at this small m, I can clearly say this is the molality of the solution. This denotes the molality. Delta TB means elevation in the boiling point. So for say, let's say the boiling point of water is 100 degrees Celsius. If you add some impurity to the water, solute particles to the water, its boiling point will be 100.5 degrees Celsius or 101 degrees Celsius. So when we add something to the water, solute basically solid particles, then the boiling point of the water will increase. And delta TB is equal to Kb into M. This Kb is known as, is a constant which is known as boiling point elevation constant or molar elevation constant और ebullioscopic constant। तीनों टर्म तुम्हारे को याद होने चाहिए। डेफिनेशन है, डेफिनेशन खाली क्या बोलते हैं उनकी वर्ड केबी को डिफाइन करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और ebullioscopic कांस्टेंट। एंड m इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent. Okay, and the SI unit of Kb is Kelvin kilogram per mole. ये भी याद रखना। कभी कभी यहाँ पे भी क्या बोलते हैं वो Kb को केल्विन ग्राम पर मोल में दे देते हैं, then you have to convert it into Kelvin kilogram per mole. Okay, so just Kb की वैल्यू देने से तुम्हारा काम नहीं होगा। यू हैव टू ऑलवेज लुक एट द यूनिट ऑल्सो कि उसके साथ क्या अटैच किया है। वो केल्विन तो ठीक है, अगर केल्विन डिग्री सेल्सियस में भी दे, सॉरी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी दे दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। इवन दो द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी दे दिया तो फर्क नहीं, बिकॉज
we are using delta T. And when we use delta T, the linear scale of Kelvin and degree Celsius is same. Okay? और फ़ारेनहाइट में कभी देगा नहीं तो चिंता मत करो, अगर फ़ारेनहाइट में दे देता तो फिर तो हमारे को कन्वर्ट करना पड़ता. सो यहाँ पे अगर वो केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी ले ले केबी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आवर फॉर्मूला इज यूजिंग डेल्टा टी. सो डेल्टा टी फॉर द डिग्री सेल्सियस स्केल एंड डेल्टा टी फॉर द केल्विन स्केल इज सेम, क्योंकि दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम हमेशा 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस स्केल को. So because here we are talking about the difference, it doesn't matter to us. But this ये किलोग्राम है, अगर ग्राम दिया है तो तुम्हारे को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Now स्टूडेंट में भी थिंकिंग कि मैं इसमें बार बार एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई सीन के स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत गलती करते हैं. हमेशा मतलब 10⁻³ की गलती करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करने में किलोग्राम को ग्राम लेंगे, टेम्परेचर में जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है वो केल्विन को डिग्री सेल्सियस ले लेंगे. एंड दीज आर ऑल वेरी सिली मिस्टेक्स एंड विच विल बी वेरी कॉस्टली. मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर तुम लोगों ने ऐसे कर लिया एग्जाम में तो. एंड आई एम सीइंग स्टूडेंट्स आर स्टिल डूइंग दिस. ऐसा यूनिट का तो इन लोगों ने क्या बोलते हैं सजा के रखा है घर पे. दे डोंट वरी अबाउट द ऐसा यूनिट. तो ऐसा यूनिट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो जब सवाल सॉल्व करते हो तो. आई विल ओवर द क्लास हियर ओनली. द नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज आर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, विच इज अगेन सेम. डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M और डेल्टा TF इज KB की जगह KF आ जाएगा, वेयर KF वी हैव आवर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट और दिस सेम फॉर्मूला, बट आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. एंड सेम थिंग इज विद द ऑस्मोटिक प्रेशर. ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी तुम्हारे लिए बहुत ही फेमिलियर टर्म है, क्योंकि जो तुम अपने घर में RO यूज करते हो दैट इज बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस. अगर रिलेट कर पाओ, आई विल स्टॉप द क्लास हियर ओनली. अगर तुम इसको रिलेट कर पाओ तो यू विल सी दैट